हाँ, तो ये जो डुअल नेचर ऑफ नेचर और रेडिएशन जो चैप्टर है, ये अपने को पढ़ाया जा रहा है ऑप्टिक्स के बाद, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। एक्चुअल में जो लाइट के फिनोमिनन्स हैं, लाइट के जो फिनोमिनन्स हैं, लाइट के फिनोमिनन्स मतलब लाइट क्या क्या कर सकती है। लाइट रिफ्लेक्ट होती है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, रिफ्रैक्ट होती है, ठीक है, इंटरफेरेंस होता है, उसका डिफ्रैक्शन होता है, उसका पोलराइजेशन होता है, उसका स्कैटरिंग होती है। ढेर सारे ऑप्टिकल फिनोमिनन्स हैं और भी बहुत सारे ऑप्टिकल फिनोमिनन्स हैं जो अभी तक हम लोगों ने सुने नहीं है, जैसे क्रॉम्पटन्स इफेक्ट, थॉमसन इफेक्ट, ठीक है, फोटो, बहुत सारे इफेक्ट है जो लाइट परफॉर्म कर सकती है। लाइट जो भी काम कर सकती है उसे अपन कहते हैं फिनोमिनन्स ऑफ लाइट, ठीक है। अब इन सभी फिनोमिनन्स को समझने के लिए अगर हम लोग बारी बारी से समझें तो कुछ एक फिनोमिनन्स जो है वो लाइट को एज अ रे मान करके आसानी से समझे जा सकते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन हुआ, जैसे रिफ्रैक्शन हुआ, इसको लाइट को एज अ रे मान करके अपन लोग समझते हैं। कुछ एक ऑप्टिकल फिनोमिनन्स है जो कि लाइट को वेव मान के बेहतर तरीके में समझा जा सकता है, जैसे इंटरफियरेंस हुआ, डिफ्रैक्शन हुआ, ये लाइट को वेव मान के समझा जाता है, ठीक है। अब कुछ एक ऑप्टिकल फिनोमिनन्स है जिनको न तो लाइट एज अ रे मान करके समझा जा सकता है और न तो लाइट एज अ वेव मान करके समझा जा सकता है। उसके लिए हम लोगों को डुअल नेचर उसका पता करना होता है। तो ये सिंपल सा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है जो हमें लाइट के बारे में और बेहतर जानकारी देगा कि लाइट एक्चुअल नेचर क्या है। लाइट का एक्चुअल नेचर वैसे अभी तक के अनप्रेडिक्टेबल है। हम लोग जो भी बनाते हैं एक सिंपल पिक्चर बनाते हैं ताकि वो चीज़ हमें समझ में आए, है ना। हर चीज़ को समझने के लिए एक सिंपल पिक्चर बनाई जाती है, वैसे यहाँ पे भी एक सिंपल पिक्चर बनाई जा रही है जिससे हम लोग लाइट के सारे फिनोमिनन्स को समझ सकें। तो बस यही अपनी जद्दोजहद है कुल मिला के कि अपने को लाइट के सारे ऑप्टिकल फिनोमिनन्स अच्छे तरीके से समझने हैं। तो डुअल नेचर अपने को लाइट के वो सारे ऑप्टिकल फिनोमिनन्स समझाने की कोशिश करेगा जो एज अ रे और एज अ वेव हम नहीं समझ सकते हैं। ओके, तो इसकी छोटी सी हिस्ट्री है और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे लोगों ने इसके बारे में कंफर्मेशन दिया, इसके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन है यहाँ पे। द मैक्सवेल्स इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट on the generation and detection of electromagnetic wave in 1887 is strongly established that the wave nature of light मतलब लाइट को एज अ वेव माना जाएगा, ये पूरी तरीके से स्टैब्लिश हो गया था, पूरी तरीके से स्टैब्लिश हो गया था 1887 के आसपास। ये पूरी तरीके से स्टैब्लिश हो गया था। हम लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है कि वेव, जब हम लोगों ने पढ़ा था तो वेव नेचर समझने के लिए हम लोगों ने जो रे नेचर से हम लोग चीज़ें प्रूव कर चुके थे वो भी हमने प्रूव किया था। मतलब हम लोगों ने वेव थ्योरी का इस्तेमाल करके रिफ्लेक्शन समझा है, वेव थ्योरी का इस्तेमाल करके हम लोगों ने रिफ्रैक्शन भी समझा है, ठीक है। वेव थ्योरी को हम लोगों ने इस्तेमाल करके प्रिज्म का नेचर, लेंसेज का नेचर, स्फेरिकल मिरर्स का नेचर ये भी समझा था। अब ये तो इस्टेब्लिश हो चुका है, ये अच्छा खासा फिनोमिनन इस्टेब्लिश हो चुका है। इसके आगे की कहानी ये बोल रहा है, टूवर्ड्स द सेम पीरियड एट द एंड ऑफ द 19th century एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशंस ऑन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस थ्रू गैसेस एट लो प्रेशर ऑन अ डिस्चार्ज ट्यूब लेड टू मैनी हिस्टोरिक डिस्कवरीज। अच्छा, अब अपने को ये लाइन समझने के पहले सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है। डिस्चार्ज ट्यूब जो है एक कांच का इवैक्यूएटेड चेंबर होता है। एक कांच का इवैक्यूएटेड चेंबर होगा कुछ इस तरीके से, जैसे अपना बल्ब होता है, बल्ब के अंदर भी वैक्यूम होता है। कभी बल्ब को फोड़ के देखना, डुप से आवाज आती है, वो फूटता है ना तो वैक्यूम रिलीज होती है। ऐसा एक इवैक्यूएटेड चेंबर को हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। इसके अंदर से हवा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक हवा निकालने के लिए एक वैक्यूम पंप लगा देंगे यहाँ पे। ये वैक्यूम पंप क्या करेगा, अंदर की पूरी हवा बाहर निकाल लेगा। अंदर की पूरी हवा बाहर निकालने की जरूरत क्या, अभी 2 मिनट में समझ में आ जाएगा।
अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक कैथोड लगाएंगे, यहाँ पे एक एनोड लगाया जाएगा। कैथोड और एनोड मतलब कैथोड एक निगेटिवली टर्मिनल होता है, एनोड एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है। और इसको कैथोड और एनोड बनाने के लिए करना कुछ नहीं, बैटरी लगानी है। हाई वोल्टेज की बैटरी लगा देंगे, निगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, कुछ इस तरीके से। जो पॉजिटिव टर्मिनल से टच हुआ वह एनोड है, जो निगेटिव टर्मिनल से टच हुआ वो कैथोड है। ये बन गए हमारे कैथोड और एनोड। ये पूरी तरीके से इवैक्यूएटेड चेंबर है। अब हम लोगों ने बचपन से पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए अगर इसके अंदर में करंट पास होना है तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे यहाँ से और करंट निकलेगा यहाँ से। मगर करंट यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ आके बैठ जाएगा, अब आगे जा ही नहीं सकता। मगर जब ये हाई वोल्टेज रहता है, मतलब 10,000 वोल्ट, जब इतना हाई वोल्टेज रहेगा तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और यहाँ तक पहुँचेगा। क्योंकि वोल्टेज बहुत अधिक है तो इलेक्ट्रॉन हवा में कूदता हुआ यहाँ से यहाँ भागेगा। तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अगर सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे अगर हम एक छोटा सा बल्ब लगा दें तो ये बल्ब ग्लो भी करेगा। बस सिंपल सा अरेंजमेंट है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, मगर ये चीज़ 10 वोल्ट पे नहीं मिल सकती है, ये चीज़ 2 वोल्ट पे नहीं मिल सकती। इसके लिए आपको बहुत हाई वोल्टेज लगाना ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से इतना एनर्जेटिक होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ पे आए और कूदता हुआ यहाँ से यहाँ पहुँच जाए बिना किसी कंडक्टिंग मीडियम के। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाता है वो तभी जा सकता है जब बहुत हाई वोल्टेज हो, अदरवाइज नहीं जा सकता। और ये एक्सपेरिमेंट से जे थॉमसन ने पहली बार एक्सरे की डिस्कवरी की थी। ठीक है, एक्सरेस की डिस्कवरी भी उसी टाइम पे हुई थी। एक्सरे ने रोटेंजन ने किया था और जे थॉमसन का एक एक्सपेरिमेंट था E/m के रेशियो वाला। अगर तुम लोग को याद है होगा, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की हुई है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो जे थॉमसन ने की है उसके पहले मिलीकन ने E/m का रेशियो निकाला था। E/m का रेशियो निकाला था मिलीकन ने। और फिर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने। और उसके बाद एक्सरेस जो डिस्कवर हुआ था रोटेंजन ने किया था। तो ये सारी डिस्कवरीज जो है हमें ये बताती है कि एक ऐसा कोई पार्टिकल, देखो उस जमाने में ये पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल भी होता है। ठीक है, E/m के रेशियो तक के नहीं पता था, वो तो जे थॉमसन ने बताया हम लोग को। और ये लगभग 1897 में हुआ है, जबकि 1887 मतलब 10 साल पुराना कॉन्सेप्ट है वेव नेचर। वेव थ्योरी जब पूरी तरीके से स्टैब्लिश हो गई थी उसके भी 10 साल के बाद में इलेक्ट्रॉन निकला था। मतलब लोगों को ये पता ही नहीं था कि इलेक्ट्रॉन जैसी कोई चीज भी होती है। ठीक है, पहली बार जे थॉमसन ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल है। सब एटॉमिक पार्टिकल में पहला पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की थी। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अदरवाइज तब तक के तो डाल्टन के कॉन्सेप्ट चलते थे। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी होगी तुम लोगों ने केमिस्ट्री में। डाल्टन अंकल बोलते हैं कि दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल एटम ही होता है। एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर अलाइक, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर एंटायरली डिफरेंट। एटम से छोटा कुछ नहीं होता है, एटम इंडिविजिबल है, एटम कभी भी टूटता नहीं है। ऐसी जे थॉमसन ने एटम को तोड़ के उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल मारा। तो अब सबसे छोटा पार्टिकल नहीं रहे, सबसे छोटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, उसके बाद में कैनाल रेस की डिस्कवरी हुई थी। कैनाल रेस की डिस्कवरी ने यह बताया कि प्रोटॉन भी होते हैं। उसके बाद जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। फिर यह भी बताया था कि भैया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ में न्यूट्रॉन भी होते हैं, चार्जलेस पार्टिकल। तो आज जो हम लोगों को मॉडल पता है एटॉमिक मॉडल, ये एटॉमिक मॉडल इस जमाने में नहीं पता था। इस जमाने में लोगों के बारे में जानकारी नहीं थी। अभी हम लोग के साथ में दिक्कत है कि हम लोग बहुत आगे की चीज़ जानते हैं और हम लोग को इस चैप्टर में बहुत पीछे की चीज़ पता करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अपना माइंड सेट लगभग 150 साल पहले का ले जाएंगे। अपना दिमाग में माइंड सेट 150 साल पहले का होना चाहिए। और उस टाइम पे हमें ये पता होना चाहिए कि भैया इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है वो एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी अपने आप में, जिसने बताया था कि एटम के अंदर में एक इलेक्ट्रॉन जैसा एक छोटा पार्टिकल भी होता है।
जिसे हमने सब एटॉमिक पार्टिकल कहा। आज की डेट में तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में 20 से 30 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रिनो, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, ये भी क्वार्क से बने हुए हैं। तो बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे उनके बारे में भी अपने को जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चल रही थी पैरेलली, साइंस के रिवॉल्यूशन में ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब इस पूरे सीन में ये हवा क्यों निकालनी ज़रूरी थी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक इतना पिद्दू पार्टिकल है, अगर वो एयर के ऊपर भी टकराएगा ना, एयर के पार्टिकल के ऊपर, तो एयर का पार्टिकल बहुत बड़ा है उसके लिए। जैसे हम अपने आप को इलेक्ट्रॉन मान ले तो 4 माला बिल्डिंग की हाइड्रोजन का एटम, हाइड्रोजन का, जैसे अगर मैं यहाँ पे जाके इस दीवार से टकरा जाऊँ तो दीवार को कुछ नहीं होने वाला, जो होना है मेरे को ही होगा। वैसे इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन इतना छोटा सा पार्टिकल अगर वो ऐसे से जा रहा है और किसी बड़े ऐसे एयर के पार्टिकल के साथ टकरा जाए, O2 मॉलिक्यूल के साथ, CO2 मॉलिक्यूल के साथ, तो वो तो अपना इधर से उधर पार्ट डिविएट हो जाएगा उसका। इसीलिए इसके अंदर कुछ होना नहीं चाहिए, ताकि इलेक्ट्रॉन बड़े स्मूथली प्यार से कैथोड से एनोड की तरफ जा सके। अभी समझ में आया अपन ने इसको इवैक्यूएट क्यों किया था? इवैक्यूएट करना ज़रूरी है, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन यहाँ वहाँ भिड़ता रहेगा, यहाँ से यहाँ पहुँच ही नहीं पाएगा। वो तो बीच में ही कोलिजन होते रहेंगे उसके साथ में। बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा तो ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाएंगे ना। अगर ऑब्जर्वेशन लेना तो बीच का डिस्टेंस हम लोग को रखना भी है। और डिस्चार्ज ट्यूब की लेंथ इतनी बड़ी होती है जो जे थॉमसन ने इस्तेमाल की थी, ये इतनी बड़ी, हार्डली एक 1.25 फीट की, बहुत बड़ा डिस्चार्ज ट्यूब नहीं था कोई इतना बड़ा। मगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन बिना किसी कंडक्टर के भी कूदता हुआ कैथोड से एनोड पे जा रहा है, इसका मतलब पार्टिकल है। ठीक है, अब इसके बाद देखें जरा आगे। इट वॉज फाउंड एट सफिशिएंटली लो प्रेशर। लो प्रेशर मतलब हवा निकाल देना, लो प्रेशर मतलब हवा निकाल देना। जिस प्रकार हम लोग अपने ढक्कन की हवा खींच लेते हैं, तो ढक्कन कैसे अपने होठों को खींच लेता है? अगर तुम ऐसे करके इस तरीके से अगर अपन लोग खींचे ऐसे, ये कैसे चिपक जाता है ना, चिपक जाता है ना। वो इसलिए चिपका क्योंकि मैंने इसके अंदर की हवा खींच ली। जब इसके अंदर हवा खींच ली तो इसका प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। तो उसको जो मिलेगा पकड़ के खींच लेगा। उसके सबसे पहले मेरा होठ मिला, पकड़ के खींच लिया उसने। वैक्यूम अपन ने क्रिएट किया तो प्रेशर घट जाता है। लो प्रेशर का कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है, लो प्रेशर का मतलब है हवा खींच लो। ठीक है, तो बहुत कम प्रेशर में 0.001 mm ऑफ मर्क्यूरी, मतलब 0.001 mm ऑफ Hg में इन लोगों ने जो है जब इलेक्ट्रोड्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, मतलब हाई वोल्टेज की बैटरी लगाई, ऐसी सिचुएशन में फ्लोरेसेंट ग्लो अपीयर्ड ऑन द ग्लास ऑपोजिट टू द कैथोड। ये जो एनोड था ना, ये एनोड अगर सामने से देखें तो एनोड कुछ ऐसा था, इसमें छेद थे कुछ इस तरीके से, इसको कहते हैं परफोरेटेड एनोड। और इसके पीछे ग्लास का ये, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है ऐसे भी आए, जो ऐसे आए और इसके अंदर से घुस के ये पीछे टकरा गए। ये इस तरीके से, और जब पीछे टकराए तो इससे मिली एक्सरे। एक्सरे की जो डिस्कवरी है वो उसमें कुछ नहीं है, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स जब सोडा ग्लास के ऊपर टच होते हैं तो एक्सरेज बाहर निकलती हैं। ठीक है, ये केमिकल एक्टिविटी है। तो ये जो एक्सरेज है ये ग्रीन कलर की होती है, देखो लिखा है फ्लोरेसेंट ग्लो, जो कि ग्रीन कलर की होती है, ऑपोजिट टू द कैथोड, वहां पे मिला। द कलर ऑफ ग्लो ऑफ द ग्लास डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ग्लास। ये सोडा ग्लास के लिए ग्रीन कलर की निकलती है। इट बीइंग येलोइश ग्रीन फॉर सोडा ग्लास। सोडा ग्लास मतलब तुम लोगों ने अगर केमिस्ट्री में ग्लास पढ़ाओ तो सबसे बेसिक ग्लास होता है सोडा ग्लास, मतलब उसमें कुछ नहीं मिलाया जाता है, सबसे बेसिक ग्लास होता है सोडा ग्लास। भाई उसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें मिलाया जाओ, बोरोसिलिकेट मिला दोगे तो बोरोसिल वाला ग्लास बन जाएगा। उसकी हीट के कैरी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। अलग अलग टाइप के ग्लास होते हैं, मगर जो सबसे बेसिक ग्लास होता है और सोडा ग्लास होता है।
The cause of this fluorescence was attributed to the radiation which appeared to be coming from the cathode. These cathode rays were discovered in 1870 by William Crookes. मतलब जे थॉमसन के पहले भी विलियम क्रुक ने ये डिस्कवरीज बता दी थी और उसको उन्होंने कैनाल रेस का नाम दिया था. द कैथोड रेज वर डिस्कवर लेटर इन 1879 suggested that these rays consisted of streams of fast moving negatively charged particles. ठीक है, इसको बीटा रेस कहा जाता था. ठीक है, द ब्रिटिश फिजिसिस्ट जे थॉमसन confirmed this hypothesis by applying म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. इसे हम लोग क्रॉस्ड फील्ड बोलते थे. चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा हम लोगों ने. अगर आपको इलेक्ट्रॉन को सीधे भेजना है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी देनी पड़ती, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी देनी पड़ती, तब जाकर के सीधा जा पाता है इलेक्ट्रॉन. ओके, तो क्रॉस्ड फील्ड के अंदर में उन्होंने जो है इलेक्ट्रॉन्स को भेजा था. जे थॉमसन वाज द फर्स्ट टू डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली द स्पीड एंड द स्पेसिफिक चार्ज. E/m रेशियो जो होता है ना, इसको स्पेसिफिक चार्ज भी कहते हैं अपन लोग. E/m का जो रेशियो होता है इसको अपन लोग स्पेसिफिक चार्ज भी कहते हैं. इन्होंने सबसे पहले बताया था. ठीक है, और इनकी मदद की थी मिलिकन ने. ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी इतनी बड़ी डिस्कवरी थी कि जे थॉमसन लगभग पूरा क्रेडिट खा गए. मिलिकन का भी काम अच्छा खासा था. मिलिकन ने E/m का रेशियो पता किया, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी. क्योंकि जितने भी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे सबका E/m का रेशियो सेम होता था. ओके, तो ये मतलब ये सारी डिस्कवरीज चल रही थी उस जमाने में. 1870s के आसपास, 1890s के आसपास ये सारी चीजें चल रही थी. कहाँ पे भाई वो देना कपड़ा यार. ये इंट्रोडक्शन अपने को पता है क्या समझा रहा है. ये समझा रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, चार्ज तो है इनके पास में, मगर ये पार्टिकल है. ये तो हमें बचपन से ही पता है, हमें पहली बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ाया जा रहा है. मगर ये क्या है, उस जमाने में जा करके समझना अपने को. क्योंकि जिस चीज़ को आज अपन लोग फटाक से जानते हैं ना, इनको निकालने को 50 साल लग गए ये सब चीज़ें पता करने के लिए. ठीक है, और जे थॉमसन को अगर तुम लोग को पता हो, जे थॉमसन जी को 1906 में नोबेल प्राइज मिला है. जबकि कब उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली थी. अब आप सोचो 20 साल बाद किसी को नोबेल प्राइज मिल रहा है, मतलब 20 साल तक के वो प्रूफ कर रहा है बंदा कि भैया मैंने जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये जो डिस्कवरी है सही हुई है. 50 जगह इसको अपना वेरिफिकेशन देना पड़ा होगा. 20 साल कोई छोटा मोटा टाइम नहीं होता. तुम लोग की एज भी नहीं 20 साल. इतने लंबे साल तक के भाई सबको कन्विंस ही करता बैठ गया हो. तो ये बहुत लंबी हिस्ट्रीज हैं. ये कोई एकदम इमीडिएटली नहीं हो गई ये सारी चीजें. दे वर फाउंड टू ट्रेवल विद a स्पीड रेंजिंग फ्रॉम 0.1 to 0.2 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट बहुत अच्छी खासी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड 0.1 to 0.2 टाइम्स होती है. बहुत अच्छी खासी स्पीड है. इतनी स्पीड तो प्रैक्टिकली हम लोग कभी पा भी नहीं सकते हैं. द प्रेजेंटली एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ E/m रेशियो इज इतना. फर्दर द वैल्यू ऑफ E/m वाज फाउंड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द मटेरियल. मेटल कोई सा भी हो, E/m का रेशियो फिक्स होता है. इसका मतलब जो पार्टिकल निकल रहा है सेम निकल रहा है भाई. E/m मतलब चार्ज टू मास रेशियो. मेटल आप कोई सा भी ले लो, मैग्नीशियम ले लो, सीजियम ले लो, पोटेशियम ले लो, सोडियम ले लो, जो पार्टिकल निकल रहा है उसका E/m का रेशियो सेम है. इसका मतलब मास रेशियो सेम है. और चार्ज भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है और मास भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है. इसका मतलब जो पार्टिकल निकल रहा है सेम निकल रहा है हर बार. ये यहां से वेरीफाई होता है. ठीक है. Or the gas introduced in the discharge tube. This observation suggested that the universality of the cathode ray particle. Cathode ray particle universally same particle होता है, ये यहाँ पे प्रूफ होता है.
Around the same time in 1887, it was found that certain metals, when irradiated by ultraviolet light, emitted negatively charged particles having small speeds. Also, certain metals, when heated to high temperatures, were found to emit negatively charged particles. The value of E/M ratio of these particles was found to be the same as that of the cathode ray particle. अब जरा यहाँ समझो, ये बोल रहा है कि इसी टाइम पे लगभग अगर मेरे पास कोई मेटल है और इसके ऊपर मैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन छोड़ देता हूं, तो ये मेटल जो है कुछ पार्टिकल्स को एमिट करता है, ये कुछ पार्टिकल्स एमिट करता है, और उनका E/M का रेशियो वही था जो कैथोड रे का था। अगर इसका E/M का रेशियो, हाँ इनकी स्पीड बहुत ज्यादा नहीं थी, देखो स्मॉल स्पीड्स थी, स्पीड इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी जो कैथोड रे की थी, मगर इनका E/M रेशियो और इसका E/M रेशियो सेम था। ओके, तो यहां पे बता रहा है these observations thus established that all these particles, though produced under different conditions, were identical in nature. J.J. Thomson in 1897 named these particles as electron. तो 1897 में J.J. थॉमसन ने उसका नाम दिया इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कुछ ऐसी हुई जो कि काफ़ी लंबे समय के बाद में जो है इसको नाम देना नसीब हुआ। आगे देखें, एंड सजेस्टेड दैट दे वर फंडामेंटल यूनिवर्सल कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैटर। मतलब मैटर कोई भी हो, चाहे वो दिखता हो चाहे नहीं दिखता हो, हवा जैसे दिखती नहीं है, ठीक है, हम लोग खुद जो दिखते हैं वो बनते हैं इसी फंडामेंटल पार्टिकल से जिसका नाम इलेक्ट्रॉन है। और आज की डेट में हम लोग क्या जानते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, 3 बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। और हम लोगों ने इस साल फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है क्वार्क्स, उससे भी ज़्यादा बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स हो गए। तो जैसे जैसे साइंटिफिक डेवलपमेंट होगा ये सब चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी, है ना। फॉर दिस एपोच मेकिंग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, though his theoretical and experimental investigation on conduction of electricity by gases, he was awarded a Nobel Prize of Physics in 1906। ठीक है, नोबेल प्राइज इन लोग को दिया गया। In 1913, the American physicist R.A. Millikan performed the pioneering oil drop experiment for the precise measurement of the charge of an electron. He found that the charge on an oil drop was always an integral multiple of elementary charge, जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो मिलिकन ने अपने ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया कि चार्ज उसके ऊपर होता है तो कितना होता है। ठीक है, डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की J.J. थॉमसन ने, चार्ज बताया वो बताया मिलिकन ने। मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट एस्टैब्लिश दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है वो कॉन्सेप्ट जो है मिलिकन ने दिया हुआ है, ये हम लोगों को फर्स्ट चैप्टर में बताया नहीं जाता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाज गिवन बाय मिलिकन। मिलिकन एक्सपेरिमेंट एस्टैब्लिश दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ चार्ज एंड स्पेसिफिक चार्ज E/M मास इलेक्ट्रॉन का निकाला जा सकता है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो घोटी लो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻31 kg, अप्रॉक्सीमेटली 10⁻30 kg। ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास लगभग इतना होता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी स्टोरी है, हिस्ट्री के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल की डिस्कवरी हुई है। अब यहाँ से हम लोगों को अच्छे से पता चल गया है कि जो डाल्टन की थियोरी थी वो गलत हो चुकी है। डाल्टन की थ्योरी जो है वो गलत हो चुकी है। डाल्टन ने जो बताया था कि सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है एटम होता है, वो गलत हो चुका है। अब उसके अंदर भी एक और पार्टिकल निकल चुका है जिसका नाम इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब यहाँ से आते हैं हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट के ऊपर। इसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा रीड करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे तभी वो भागता है। ठीक है,
मगर भागने के पहले उसको फ्री होना भी ज़रूरी है। तो यदि मेरे पास कोई मेटल है, मेटल ब्लॉक है, तो जब मैं इस, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, और जब मैं कोई एनर्जी दूंगा जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस दी जाती है, अगर मैं इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस डालूंगा, एनर्जी डालूंगा इसके ऊपर, यूवी रेज, जब इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस डाली जाएगी तो यहाँ पे दो हरकतें होती हैं। पहली हरकत होती है इलेक्ट्रॉन यहाँ से सरफेस पे आएगा, और फिर दूसरी हरकत होगी भागेगा। पहली हरकत होगी कि इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आएगा, फ्री होगा, और फिर दूसरी हरकत होगी कि वो भागेगा। तो जो हमने जितनी भी एनर्जी दी है, जितनी भी एनर्जी दी है, ये जितनी भी एनर्जी दी है, E इज इक्वल टू एच न्यू, ये दो काम कर रही है। पहला काम कर रही है इलेक्ट्रॉन को सरफेस पे लाना, दूसरा काम कर रही है उसको भगाना। तो इलेक्ट्रॉन को सरफेस लाने के लिए जो हमें एनर्जी मिली उसे कहते हैं हम लोग वर्क फंक्शन, इसे कहते हैं हम लोग वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन वो एनर्जी है जिससे इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आएगा। यहां इसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सरफेस पर आएगा, और जो दूसरी एनर्जी है वो हो रही है एक्चुअल में उसकी काइनेटिक एनर्जी, जिससे वो भागेगा, इससे इलेक्ट्रॉन भागेगा। तो इलेक्ट्रॉन को जब भी हम एनर्जी दे, दो चीजों में यूटिलाइज होती है, पहली बाहर निकलने में, दूसरी भागने में। तो ये तो सीधी सी बात है, जितनी एनर्जी हम देंगे उसी से निकलेगा और उसी से भागेगा। तो जो हमने एनर्जी दी है उससे पहले तो बाहर निकलेगा, फिर बची हुई एनर्जी से उसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। इसको कहते हैं हम लोग वर्क फंक्शन, इसको कहते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी, और ये एनर्जी इंसिडेंट है। एनर्जी इंसिडेंट, जितनी हमने एनर्जी डाली है उसके पार्ट ऑफ एनर्जी से वो बाहर निकलेगा और फिर बची हुई एनर्जी से भागेगा। बात क्लियर है? ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर ये समझ में आ जाता है तो अब आगे की बहुत सारी चीजें अपनी हो जाएगी बिल्कुल हल्की। ठीक है। अब ये जो आइटम है जिसे हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है ऑफ मटेरियल, मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। अब इसको अपन देखते हैं जरा। यहां देखो टेबल में सबसे कम वर्क फंक्शन किसका दिख रहा है? सीजियम। ठीक है। सेकंड नंबर पे पोटेशियम, तीसरे नंबर पे सोडियम, और ये तीनों के तीनों मेटल फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के। अगर तुम पीरियोडिक टेबल में देखो तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसिशियम, इसके अंदर में देख, यहाँ पे सारे मेटल्स थोड़ी दिए हुए हैं, सिलेक्टिवली दिए हुए हैं। मेटल लगभग 78 होते हैं पीरियोडिक टेबल में। नॉन मेटल है ही कितने, गिने चुने, ठीक है, 18-20 तो नॉन मेटल है। ये थोड़े बहुत तो नॉन मेटल है कुन्ने में पड़े हुए जिगजैग लाइन के उस तरफ, बाकी सब तो मेटल ही मेटल भरे पड़े हैं। अगर तुम इस पीरियोडिक टेबल में देखो तो जिगजैग लाइन के इस तरफ सब नॉन मेटल है क्या? गिन सकते हैं उंगली पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। इसको मैंने ज्यादा गिन लिया था, 18 तो है नहीं, नॉन मेटल है, सब तो मेटल है। यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में मेटलों की तो भरमार है, नॉन मेटल तो गिनती क्या 18। इस पीरियोडिक टेबल के हिसाब से 18 तो नॉन मेटल है, बाकी सब तो नॉन मेटल, मेटल के मेटल भरे हुए हैं। अब बाकी 78-80 मेटल में से गिने चुने अपने को 1 3 4 5 6 6 दूनी 12 दिए हुए हैं। इसका मतलब बाकी भी मेटल्स होंगे, मगर इन लोगों ने कुछ सिलेक्टिव मेटल्स दिए हैं। उन सिलेक्टिव मेटल्स में सीजियम टॉप पे है,
उसका वर्क फंक्शन सबसे कम है। कितना है? 2.14। अगर मैं सीजियम का केस लूं, सीजियम, अगर मेरे पास सीजियम मेटल का ब्लॉक रखा हुआ है यहां पे, ठीक है, और मैंने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से एनर्जी दे दी, मान लो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मैंने एनर्जी दे दी सीजियम को, तो 4 में से 2.14 तो उसने निकलने में लग गई। बची एनर्जी कितनी? ये 1.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वो भागेगा, ये निकलेगा, ठीक है। अब तुम थोड़ा सोच के बताना, सीजियम की जगह अगर मैं कैल्शियम ले लूं, कैल्शियम, सीजियम की जगह पे मैं कैल्शियम ले लूं, तो कैल्शियम के केस में, कैल्शियम के केस में अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दूंगा तो निकलेगा ही 3.20 से, ये निकला, और बचा कितना? तो तुम्हें सीजियम का मेटल रखने में ज्यादा समझदारी है कि कैल्शियम का? सीधी सी बात है, तुम बराबर की एनर्जी दे रहे हो मगर इसके पास एनर्जी ज्यादा मिल रही है आपको, भागने की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये तो फिक्स है। सीजियम के लिए 2.14, कैल्शियम के लिए 3.20 तो फिक्स है। मगर यदि मैं कुछ एनर्जी दूं तो उससे काइनेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी मिलेगी, वो इस केस में अपने को सीजियम में ज्यादा मिलेगी। कुल मिला के जिसका वर्क फंक्शन कम है, जिसका वर्क फंक्शन कम है उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। बात समझ में आई? ठीक है, हैं? बस अभी 2 मिनट में देख लो अभी तुम ये कहाँ यूज होते हैं। बात समझ में आई? मैं तुम तो इस चीज से समझो, जैसे आशिमा मॉल पे तुम जाते हो तो गेट अपने आप खुल जाता है ना, ठीक है, तो वो हमारी हीट, बॉडी की जो रेडिएशंस होती है ना, ये बॉडी की रेडिएशंस किसी सेंसर पे जाती है, और वो बॉडी की रेडिएशंस उसके लिए सफिशिएंट होती है, ठीक है, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कोई ट्रिगर सर्किट चालू होगा, एक छोटी सी मोटर चालू होगी, छोटी मोटर से बड़ी मोटर चालू होगी और गेट खुल जाएगा। वहीं है कि अगर उसके गेट के सामने कुत्ता खड़ा होगा ना तो फिर गेट नहीं खुलेगा। नहीं, लिफ्ट में तो सेंसर होते हैं। अगर कोई भी लिफ्ट का जो गेट होता है ना, उसमें चारों तरफ एक सेंसर लगे रहते हैं। अगर उस सेंसर के बीच में कुछ भी चीज़ आ गई तो गेट बंद नहीं होता है। अगर आप उस सेंसर के बीच में कुछ नहीं है तो वो बंद करेगा। मतलब थ्रू आउट एक ऐसा मतलब एक पर्दे के समान एक सेंसर होता है, इनविजिबल टाइप का। अगर उसके बीच में कुछ है, मतलब मैंने यहाँ से रेडिएशन छोड़ी और वहाँ नहीं पहुँची, इसका मतलब बीच में कुछ है। अगर बीच में कुछ है तो फिर गेट नहीं खुलेगा और गेट बंद नहीं होगा, ठीक है? बात समझ में? तो ये जो है कुछ बेसिक आइडिया है कुछ मेटल्स का। इसमें कम से कम एग्जाम में एग्जाम्पल ठोकने के लिए एक तो घोट लो, और मेरा सजेशन है तुम सीजियम घोट लो। सीजियम की वर्क फंक्शन कितनी? सीजियम की वर्क फंक्शन कितनी? हाँ, इसको घोट लो, याद कर लो तो बेहतर है। सिर्फ एक वैल्यू, ताकि जब हम आंसर लिखें ना तो अपने आंसर में दम दिखे, क्योंकि इसके आंसर होते हैं तुम चाह के भी 3 लाइन के ऊपर लिख नहीं सकते हो, मगर जब अपन एग्जाम्पल के साथ में ठोकते हैं ना तो आंसर थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो एक वैल्यू याद कर लो सीजियम की, और उसके बाद में बस बाकी की याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मान लो मैंने 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी और मोलिब्डेनम रख दिया, मोलिब्डेनम रख दिया, तो मोलिब्डेनम का तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकला। मैंने तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी, मोलिब्डेनम रख दिया मैंने वहां पे। मोलिब्डेनम के रखने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा? वो बाहर ही नहीं निकलेगा। जब वो बाहर ही नहीं निकलेगा तो भागने की तो दूर की बात हो गई। समझ में आई बात? इसीलिए जो हम लोग कैथोड बनाते हैं, कैथोड प्रिफरेबली
इनके बनते हैं। कैथोड आप एक्सक्लूसिवली इनके बनाओगे, क्योंकि ये क्या करेंगे, थोड़ा सा एनर्जी दे दो बस आप इनको, इलेक्ट्रॉन सट से भगता है। बाकी जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो कैथोड के लिए इतने परफेक्ट नहीं होते हैं। आजकल वैसे निकिल भी रखने लगे, तुम लोग निकिल देखो, निकिल का भी ठीक ठाक है। और तुम ऐसा मत सोचो, तुम कंपेयर सीजियम से मत करो, सीजियम और निकिल की कॉस्टिंग में भी बहुत अंतर है, समझ में आई बात। तो अगर अपने को, अगर हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी, तब तो हम निकिल भी रख सकते, कोई टेंशन थोड़ी है। बात समझ में आई। आप ये एनर्जी बढ़ा दो ना, ये वाली एनर्जी, इस वाली एनर्जी को बढ़ा करके निकिल रख दो, फिर तो मॉलिब्डेनम में भी निकलेगा। आप ये एनर्जी बढ़ा दो, फिर यहाँ मेटल कोई भी रखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मगर तुम जितने भी मेटल देखोगे ना, इधर आपको डी ब्लॉक के मिलेंगे या एस ब्लॉक के मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि नीचे वाले मेटल तो रेडियो एक्टिव है, वो तो दूसरे ही असर दिखा देगा अपना, ठीक है। तो ये सारे अपने पास में कुछ मेटल्स हैं जिनका अपने को वर्क फंक्शन थोड़ा बहुत भी ध्यान रहे तो सफिशिएंट है। दिमाग में इतना भी है कि अगर फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स बेहतर होते हैं वो भी काफ़ी है। और एक एग्जाम्पल भी याद हो जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, सीजियम 2.14 घोट लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो उसको एनर्जी दोगे तो फिर वो उसके अंदर में मतलब डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी न्यूक्लियस की। एक्चुअल में क्या होता है, वो अनस्टेबल एलिमेंट्स है ना, अनस्टेबल एलिमेंट को तुम एनर्जी दे दोगे, वो तो एनर्जी देने की भी जरूरत नहीं होता, एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब अगर कोई मान लो यूरेनियम रखा हुआ है तो यूरेनियम को एनर्जी देने की थोड़ी जरूरत है, होता है एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेगा और निपट जाएगा वो तो न्यूक्लियस ही फोड़ देता है अपना, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके की कहानी है। बात इतनी क्लियर है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन चाहिए क्यों, क्या कुछ जी इलेक्ट्रॉन अपने को, हाँ यही तो अपना लालच है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है तो इलेक्ट्रिसिटी है। आज से ठीक 100 साल पहले अगर तुम बात करो, ठीक है, 1920 में, तो तुम्हें मालूम है 1920 में अगर आप देखोगे तो भोपाल के सीएम हाउस में भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। यहाँ के जो राजा होते थे ना, उनके यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी। मैंने जो बोला समझ में आया। आज से 600 साल पहले, 100 साल पहले तो छोड़ दो, 1962 में BHEL अपने भोपाल आई थी। BHEL भोपाल 1961 में आई थी, ठीक है। 1960 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, 1962 में प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। 1962 में इलेक्ट्रिसिटी भोपाल में आ चुकी थी, मगर उस टाइम भी सीएम हाउस में टेलीफोन नहीं था। अगर दिल्ली से कोई टेलीफोन अगर भोपाल आता था ना सीएम हाउस में, तो सीएम हाउस में तो टेलीफोन की फैसिलिटी हुआ नहीं करती थी, तो वो फ़ोन करते थे BHEL भोपाल। तो BHEL भोपाल से एक बंदा साइकिल से जाता था सीएम हाउस कि भाई साहब आपका मैसेज आया। ये कहानी थी। और आज की डेट में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पे इतने डिपेंडेंट है कि बिना खाए पिए रह सकते, बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं रह सकते अपन इतना डिपेंडेंट है। इनफैक्ट कई जगहों पे तुम खाना ही नहीं बना सकते बिना इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है, क्योंकि लोग बाग, बहुत सारे लोग तो आजकल इंडक्शन पे खाना बनाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी अब पिछले 50-60 सालों के अंदर में भयानक डेवलपमेंट हुआ इसके अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकालने की लालच इसके पीछे बहुत सिंपल है, हमें चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। और सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी हम चाहिए, हमें ऐसे सोर्सेस से चाहिए जो कि बहुत जल्दी जल्दी हमें एनर्जी दे, कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे, है ना। तो कुछ इस तरीके से, जैसे अगर आप देखोगे तो जब स्टार्टिंग में मोबाइल फ़ोन्स आए थे तब उस टाइम पे जो बैटरियाँ हुआ करती थी वो ऐसी पेंसिल सेल लगती थी, ऐसे पेंसिल सेल वाले लगते थे, ऐसी पेंसिल सेल लगती थी मोबाइल में, ठीक है। मतलब जब हम लोगों ने 1999 में मोबाइल ख़रीदा था 4-5 लोगों ने मिल करके, तो ऐसी सेल लगती थी, जिसमें आप सेल लगाओ 6 घंटे चलेगा, फिर दूसरा सेल लगाओ, फिर 6 घंटे चलेगा, फिर तीसरा सेल लगाओ। फिर उसके बाद में एक कंपनी थी जिसका नाम था एल्काटेल। एल्काटेल कंपनी ने पहली बार ऐसा मोबाइल बनाया जिसके अंदर में चार्जिंग होती थी।
फिर एक मोटरोला नाम की कंपनी आई जिसके अंदर में तो खतरनाक टेक्नोलॉजी थी कि आप उस मोबाइल को एक चार्जर पे रख दो और चार्ज हो जाता था। मतलब पहले आते थे फ़ोन जिसके अंदर में बैटरी लगती थी, उसके बाद में आया कि बैटरी निकाल के चार्ज कर लो, जब तक बैटरी निकाली मोबाइल आपका ऑफ है। फिर मोटरोला ने कमाल कर दिया कि आप मोबाइल को ही रख दो चार्जर पे और मोबाइल की बैटरी चार्ज हो जाएगी। उसके बाद आया सबसे रॉकेट आइटम जिसे कहते हैं नोकिया। नोकिया ने एक बैटरी बनाई और उसकी बैटरी के कारण चला, तुम्हें पता नहीं होगा मगर उसके पास एक बैटरी थी जिसका नाम था लिथियम आयन बैटरी। वो लिथियम आयन बैटरी ऐसी गजब की बैटरी थी कि एक बार चार्ज करो 2-2 दिन तक के चलती रहती थी। फिर आज की डेट में तो अब अपन लोग देख ही रहे क्या क्या हो चुका है, ठीक है। तो ये सब रिवॉल्यूशन है कुल मिला के, ठीक है। तो रिवॉल्यूशन में हम लोग की डिपेंडेंसी, मतलब जिसे कहते हैं ना ज़रूरत जो है आविष्कार की जननी होती है, वैसे ही तो हम लोग जैसे जैसे हमारे रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जाएगी इसके ऊपर डिपेंडेंसी हमारी बढ़ती जाएगी। तो ये हमें चाहिए इसीलिए क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है। ओके, अब अपन देख सकते हैं नीचे लिखे हुए हैं ये 3 तरीके जिसे कहते हैं अपन लोग इलेक्ट्रॉन को निकालने के तरीके, ठीक है। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपको इलेक्ट्रॉन का एमिशन करना है, निकालना है, तो उसके 3 तरीके। पहला थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन मतलब गर्म कर लो, जैसे ये भाई एनर्जी देनी है आपको, कोई सी भी एनर्जी दे दो। थर्मियोनिक एमिशन मतलब गर्म कर डालो। जैसे हम उसको हीट करेंगे इलेक्ट्रॉन भाग लेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ये मिल जाएगा। भाई ये एनर्जी को जरूरी थोड़ी आप अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से दो, कैसी भी दे दो, गर्म करके दे दो। आपने गर्म करके एनर्जी दी, इसको ये मिला, निकल गया, भाग गया, ठीक है। दूसरा तरीका फील्ड एमिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दो, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दो। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड दे दोगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, बैटरी लगा दोगे, तब भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तीसरा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जो कि ये है। फोटो मतलब लाइट, फोटो का मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन, एमिशन लाइट को दे करके एमिट करवाते हैं हम लोग। ये तीसरा तरीका, बात समझ में आई? 3 तरीके इलेक्ट्रॉन को निकालने के, गर्म करके निकाल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड देके निकाल लो, या तीसरा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जिसमें लाइट दे करके निकाल लो। एनर्जी तो तीनों ही है ना। गर्म करके कैसे भाई? एनर्जी जो होती है ना, इसकी एनर्जी का कोई भी फॉर्म चल देगा। मतलब एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होती है ना। हम लोगों ने पिछले साल पढ़ा हुआ है वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर में, किसी भी टाइप की एनर्जी को किसी भी दूसरी टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब आप थर्मल एनर्जी दोगे, हीट एनर्जी दोगे, तो उस हीट एनर्जी का कोई पार्ट जो थर्मल रेडिएशंस का पार्ट होगा वो एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करने के बाद मान लो इससे एनर्जी इसने एब्जॉर्ब कर ली, तो इतने से तो बाहर निकलेगा, बची हुई से भागेगा। कोई सी भी एनर्जी तो दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। तो ये है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने क्या बहुत आगे की चीज़ें पढ़ी हुई है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तब मैं क्या बारी बारी से चीज़ें पढ़ाऊँगा ना, तो तुम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। तो जो हमें पहले मालूम है हम उसी के हिसाब से हिस्ट्री को भी समझेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी 1-2 टॉपिक आगे करके वापस से हम इसी टॉपिक पे आएंगे। ओके, इस टॉपिक में हर्ट्ज का एक एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट है। उस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए। अदरवाइज ये क्या करेगा, पहले पूरा एक्सपेरिमेंट समझाएगा, फिर वो बेसिक इंफॉर्मेशन देगा। मैं बेसिक इंफॉर्मेशन पहले ही दे देता हूँ, फिर उसके बाद अपन लोग पढ़ेंगे तो बेहतर और जल्दी समझ में आएगा। बात क्लियर है? तो अब अपन लोग अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो थोड़ा सा आगे का है।
वो टॉपिक है अपना फोटॉन। ये तुम लोगों को वैसे पता है, मगर अपन लोग इसको एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये एक बार डिस्कस कर लिया ना तो अपन पीछे वापस जाकर के समझेंगे तो फटाफट समझ में आएगी सारी चीजें। देखो जी, फोटॉन, ये जो फोटॉन पिक्चर है, फोटॉन पिक्चर जो है ये भी साइंटिस्टों के द्वारा बनाई गई एक पिक्चर है, जिससे हम लोगों को मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स आसानी से समझ में आए। मतलब ये कॉन्सेप्ट जो है उसको समझने के लिए तुम लोग चाहे तो एक वीडियो देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ। मैं ना नीचे दिखा दूंगा, वीडियो भी इसमें दिख नहीं रहा। अगर तुम लोग चाहो तो यूजीन करके एक बंदी है, यूजीन के कोरोस्टोकोव है नाम उसका, कोरोस्टोकोव यूजीन। इस बंदी के वीडियो अगर तुम देखोगे उसके अंदर में फोटॉन डाल करके गूगल सर्च मार लेना, यूजीन के और फोटॉन, तो उसके अंदर में बकायदा फोटॉन जो है उसने बताया कि फोटॉन जो है एक ऐसा पिक्चर है जिससे मॉडर्न फिजिक्स को समझाने के लिए एड बनाई गई है। फोटॉन एक इमेजिनरी पार्टिकल है, फोटॉन जो है एक इमेजिनरी पार्टिकल है, और वो केवल जो है
एनर्जी पैकेट बोलते हैं अपन लोग, ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा 11th में। फोटॉन एक एनर्जी का पैकेट है और उसके अंदर एनर्जी कितनी होती है, वो E = h के बराबर एनर्जी होती है। ठीक है, अलग अलग सोर्सेस से निकलने वाले फोटॉन्स अलग अलग एनर्जी के होते हैं। ठीक है, तो यूजीन ने क्या किया है, इसने ना फोटॉन को एक इंसान के जैसा ही बताया है। ठीक है, अगर कोई फोटॉन किसी सरफेस से निकलता है या किसी सोर्स से निकलता है तो उसकी एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा तेज़ी से भागेगा, उसकी एनर्जी कम होगी तो धीरे धीरे भागेगा। और कुछ एक पिक्चर है जिससे हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है कि एक्चुअल में फोटॉन है क्या। फोटॉन जो है एक एनर्जी का पैकेट है जिसका रेस्ट मास 0 होता है, मतलब इसका कोई मास नहीं है, ये केवल एनर्जी का पैकेट है। उसके अंदर एनर्जी होती है E = h के बराबर। इसका रेस्ट मास 0 है, मतलब रुका तो गया, अगर जब तक चल रहा है तब तक के इसके पास एनर्जी है, जैसे ही रुका या किसी से टकराया इसकी एनर्जी खत्म। तो मॉडर्न फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए फोटॉन पिक्चर का दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हम ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे। ये लोग क्या कर रहे हैं, पूरी स्टोरी समझाते हैं और फिर फोटॉन की पिक्चर बताते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, फोटॉन की पिक्चर हम पहले बता रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं पीछे जाकर के हम वही कॉन्सेप्ट समझेंगे। बात समझ में आई? तो फोटॉन जो है एक एनर्जी का पैकेट है। जैसे ये मेरे आंखों के ऊपर जो लाइट गिर रही है, जो तुम यहाँ पे देख सकते हो, ये भी फोटॉन के पैकेट्स हैं। इसके अंदर लगा हुआ मर्क्यूरी लैंप, वो जो मर्क्यूरी लैंप है उसके करस्पॉन्डिंग जो फोटॉन्स निकलते हैं, ब्राइट निकलते हैं, इंटेंस निकलते हैं, इसीलिए मैं उस लाइट को डायरेक्ट देख भी नहीं पाता हूँ। फोटॉन्स सन भी छोड़ता है, फोटॉन्स आपके घर में लगा हुआ LED बल्ब भी छोड़ता है, फोटॉन्स हमारे आसपास हमारी बॉडी एनर्जी जो छोड़ती है, हमारे शरीर में भी गर्मी होती है, उसके करस्पॉन्डिंग भी फोटॉन है। तो मॉडर्न फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बोलते हैं कि जहाँ कहीं भी आपको एनर्जी दिखेगी वहाँ पे उस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग कुछ फोटॉन्स होंगे। दैट्स इट। बात समझ में आई? मतलब फोटॉन, क्योंकि देखो ये दिखने वाली चीज़ नहीं है ना, तो अगर किसी बच्चे को विजुलाइज कराना है तो क्या कराएं। अब जैसे मैं तुमसे बोलूं कि देखो कोई एक ऐसी चीज़ है, खूबसूरत सा फूल है, गुलाबी रंग का है, उसके बीच में से ऐसे तुर्रे निकले हुए हैं, बहुत सुंदर है, तो तुम लोग इमेजिन ही करोगे ना। मैं अगर दिखा नहीं सकता तो तुम इमेजिन करोगे। तो इस चीज़ को मतलब विजुलाइज करने के लिए, समझने के लिए हम लोगों ने एक पिक्चर बनाई है, दैट इज कॉल्ड एज फोटॉन पिक्चर। फोटॉन पिक्चर कुछ नहीं है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है और वो ये बोलता है कि हर एनर्जी के करस्पॉन्डिंग एक फोटॉन होता है और वही फोटॉन रिस्पॉन्सिबल है उसके कलर के लिए, उसकी लाइट की इंटेंसिटी के लिए, और वो कौन सा कलर एब्जॉर्ब करता है, कौन सा कलर छोड़ता है, उसके लिए, हर चीज़ के लिए वो फोटॉन ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, आप तो ये समझ लो कोई भी चीज़ कितनी भी ठंडी हो और कितनी भी गर्म हो, वो एनर्जी एमिट करेगा, और जब वो एनर्जी एमिट करेगा तो वो इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन करेगा, और वो लगातार ऐसे ऐसे पैकेट छोड़ता रहेगा। जैसे ये लगातार पैकेट छोड़ रहा है, प्रोजेक्टर का लैंप लगातार एनर्जी छोड़ रहा है और वो लगातार एनर्जी इसके ऊपर गिर रही है, जिसके कारण हमें कुछ यहाँ पे दिखता है, वो भी लगातार फोटॉन छोड़ रहा है। ऐसे ही कुछ फोटॉन्स हमारे सन भी छोड़ता होगा। ठीक है, अब ये फोटॉन की पिक्चर बड़ी सिंपल सी है कि भैया एक एनर्जी का पैकेट है। अब उस एनर्जी का पैकेट आप उसको इंसान से समझ लो, बंदर से समझ लो, कुत्ते से समझ लो, तितली से समझ लो, जिसको समझना समझ लो। ये यूजीन करके जो बंदी है उसने फोटॉन को एक इंसान का रूप दिया है और वो ये बोलती है कि अगर किसी के पास फोटॉन एनर्जेटिक है,
खूब एनर्जी वाला फोटोन, तो धम 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 भागेगा। अगर कोई एनर्जी वीक एनर्जी वाला फोटोन हो तो धीरे धीरे चलेगा, ठीक है। और किसी के पास में फोटोन एकदम ही खत्म टाइप का तो रुका पड़ा रहेगा, एकदम स्लो मोशन में चलता रहेगा। अगर किसी के पास फोटोन है ही नहीं, मतलब उसके पास एनर्जी नहीं है, मतलब हम 0 केल्विन की बात कर रहे हैं। हर एक चीज 0 केल्विन पे आकर के एनर्जी विहीन हो जाती है, खत्म हो जाती है उसकी एनर्जी। 0 केल्विन इस संसार का सबसे छोटा टेम्परेचर है, और जिसे हम लोग -273 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं। इससे छोटा टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, और इस टेम्परेचर के ऊपर आकर के फोटोन का एमिशन होना बंद हो जाता है। यही विंस डिस्प्लेसमेंट का लॉ है। अभी तक तो अटेन नहीं कर पाए हम लोग, 4.3 केल्विन तक पहुंच पाए हैं। इसमें से 4 हटा दे, 469 माइनस में डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। और ये टेम्परेचर बाकायदा हम लोगों ने यहाँ तक अचीव कर चुके हैं 269 माइनस में, क्योंकि 189 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में, -189 डिग्री सेंटीग्रेड में नाइट्रोजन लिक्विड बन जाता है। तो जब हम लिक्विड नाइट्रोजन बना चुके हैं, जब हम लिक्विड ऑक्सीजन बना चुके हैं, जब लिक्विड मतलब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बना चुके हो तो सॉलिड ही बन जाता सीधे, ड्राई आइस के फॉर्म में। तो ये टेम्परेचर अचीवेबल है, ठीक है। इसका मतलब है अगर कोई चीज़ -100 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी रखी हुई है तो वो एनर्जी छोड़ेगा, छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? छोड़ेगा ज़रूर। अगर कोई चीज़ -250 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी है ना, तो भी वो हीट एनर्जी छोड़ेगा, क्योंकि वो 0 केल्विन से तो बड़ा ही है। एवरी बॉडी अबव 0 केल्विन एमिट्स एनर्जी। तो एनर्जी में कैसे देखूं? उसके लिए चाहिए मुझे पिक्चर, और वो बताता है फोटोन। फोटोन पिक्चर से हम लोग एनर्जीज के साथ में जो खिलवाड़ होता है, आदान प्रदान होता है, अपनी एनर्जी उसको देना, तो कैसे दे रहे, तो कैसे समझाऊंगा मैं? तो उसके लिए मुझे एक टूल बनाना पड़ेगा, और वो टूल है फोटोन, ठीक है। कुछ समझ में आया? तो फोटोन पिक्चर जो है, देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट thus gave evidence to the strange fact that light in interaction with matter, जब लाइट मैटर के साथ इंटरैक्ट करती है तो इट बिहेव्स एज इफ इट वाज मेड अप ऑफ क्वांटा और पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसकी एनर्जी एच होती है, जिसको हम लोग फोटोन कहते हैं। जैसे हम लोग धूप में बैठेंगे तो गर्म लगता है, तो हम अगर कोई बोले कि मुझे समझाओ धूप में बैठ के गर्म क्यों लगा, तो अपन बोलेंगे सन रेज में कुछ फोटॉन्स थे जो मेरी बॉडी के ऊपर गिरे, मेरी बॉडी ने उन फोटॉन्स को एब्जॉर्ब किया, और उन फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करने के बाद उनकी एनर्जी मुझे मिल गई, जिसके कारण मैं गर्म हो गया। ऐसे ही बताएंगे। एनर्जी तो किसी भी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, मगर ये मेरे पास बताने के लिए कुछ तो है। अगर फोटोन पिक्चर नहीं होती तो मैं कैसे समझाता? इसीलिए हाँ, फोटोन टाइप ऑफ एनर्जी नहीं है, वो खुद एनर्जी का पैकेट है, वो एनर्जी का पैकेट है। इट्स अ फॉर्म ऑफ, यू कैन से ना, जैसे हम लोग बायोलॉजी में बोलते हैं एनर्जी पैकेट मींस एटीपी। एटीपी की जो एनर्जी होती है वो एनर्जी पैकेट है। अब हार्ट को काम करने के लिए एक अलग एनर्जी चाहिए, ठीक है। उसके पास कार्डियक मसल्स हैं, वो कुछ डिफरेंटली काम करते हैं, स्ट्रेच करने का इस तरीके से काम करता है वो, उसको एनर्जी चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया को खाना बनाने के लिए भी एनर्जी चाहिए, और वो खाना बनाने के बाद में एनर्जी खुद भी बना रहा है। गोल्जी अपरेटस यहाँ से वहाँ जा रहा है तो उसको भी एनर्जी चाहिए। भाई हर चीज़ काम करने के लिए एनर्जी तो चाहिए, मगर इस एनर्जी की जो सबसे छोटी करेंसी है दैट इज कॉल्ड एज एटीपी। एटीपी हमारे शरीर के अंदर में पैदा होने वाली सबसे छोटी एनर्जी है, इसे